टीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचिए कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बताना है। बॉडी में कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है? आंसर सही होगा इसमें तीसरा वाला, यकृत अथवा लीवर इसी को कहा जाता है, अथवा जिगर भी कह सकते हैं, कलेजा भी आप कह सकते हैं। चाहे यकृत कहें, लीवर कहें, जिगर कहें, कलेजा कहें, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। और अगर सबसे छोटी पूछ लिया जाता कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो पिनियल काय ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स इन ह्यूमन? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और सभी कथन सत्य हैं। कौन सा सही होगा? हमारे हिसाब से इसमें ऑप्शन सही होगा चौथा, सभी कथन सत्य हैं। आपको बता दें, ये एस्ट्रोजन ये भी मादा जनन अंग हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन ये भी मादा जनन अंग हार्मोन होता है, और रिलैक्सिन भी, यानी 3 मादा जनन अंग हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। अब बहुत जगह पर आपको रिलैक्सिन लगा मिल जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से सभी कथन सही हैं। यदि रिलैक्सिन आपको लगा मिलता है तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर प्रश्न में, क्वेश्चन में मादा जनन अंग हार्मोन के बारे में पूछा गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए नर जनन हार्मोन के बारे में तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, और एंड्रोस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं, नर जनन अंग हार्मोन कहलाते हैं। मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताना है। विच इज द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमन? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होगा? आंसर सही होगा पहला, सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिब्रम, आपको बता दें कि ये मस्तिष्क के भाग होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और थायराइड जो है ये ग्रंथि है। तो अगर आप मस्तिष्क के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? वेयर इज द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होगा? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में, किसमें? आंसर सही होगा तीसरा, हाइपोथैलेमस में, जो कि ये मस्तिष्क का भाग होता है ये भी। तो तापक्रम कहाँ नियंत्रित होगा, टेम्परेचर कहाँ कंट्रोल होगा? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा जो होता है इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो कूटपाद होते हैं इसके, जो स्यूडोपोड होते हैं, स्यूडोपोडा के द्वारा इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। वो उसी से चलता भी है कूटपादों के द्वारा, और उसी से भोजन को भी कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है इनमें से जो लार में पाया जाता है? 4 एंजाइम के नाम दिए गए हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन है। तो आंसर इसमें सही होगा तीसरा, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। आपको बता दें, जो पेप्सिन एंजाइम है ये आमाशय में पाया जाता है, आमाशय के जठर रस में पाया जाता है, जठर ग्रंथियों में पाया जाता है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, यानी पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमो यानी दूसरा और चौथा वाला जो एंजाइम है ये अग्न्याशय से स्रावित होते हैं या पैनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं। और जो पेप्सिन है और रेनिन एक और होता है, पेप्सिन और रेनिन, ये आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। और टाइलिन एंजाइम जो है ये लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? यानी ऐसी प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण भी करता है और फिर छोड़ता भी है। तो उसे कहेंगे क्या? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रवास और निश्वसन। आंसर सही होगा इसमें दूसरा, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। श्वसन यानी सांस लेना और श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेने की क्रिया
सांस लेने की क्रिया को ही श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। और श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, निःश्वसन या प्रश्वसन, और दूसरा निःश्वसन या उच्छ्वसन होता है। जो श्वासोच्छ्वास होता है ये दो तरीके का होता है। जो निःश्वसन है, चौथा ऑप्शन है, ये श्वासोच्छ्वास का प्रकार है। जो तीसरा ऑप्शन है ये भी श्वासोच्छ्वास का प्रकार है। तो निःश्वसन के अंतर्गत या प्रश्वसन के अंतर्गत जो मनुष्य होता है वो श्वास को अंदर की ओर खींचता है, अंदर लेता है। और जो निःश्वसन है, जो उच्छ्वसन है, चौथा वाला ऑप्शन है, इसमें मनुष्य श्वास को बाहर की ओर छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा को बनाने के लिए, एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? आंसर सही होगा इसमें दूसरा, ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है, सेल के अंदर पहुंचती है? आंसर सही होगा इसमें दूसरा, विसरण के द्वारा, यानी बाय डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन जो वायुमंडल की होती है, एनवायरनमेंट की होती है, वो सेल्स में जाती है। आपको बता दें कि यदि आप लोग डिफ्यूजन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण पर भी फुल वीडियो अपलोडेड है, सभी, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो, चाहे कोई प्रैक्टिकल हो, सब अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फूड आइटम्स इन द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन? आंसर कौन सा सही होगा इसमें? आंसर सही होगा पहला, विघटन, यानी डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन, विघटन यानी डिसॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप बताना है। आंसर सही होगा इसमें सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तचाप कितना होगा? तो 120/80, यानी 120/80, 120/80 mmHg होता है। आपको बता दें कि रुधिर या बीपी कह लीजिए, या कह लीजिए कि ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसका? स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से ब्लड प्रेशर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने फुल डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, व्हाट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें तीसरा वाला, ड्यूरामीटर होती है, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल ह्यूमन्स एबिलिटी टू स्मेल? आंसर सही होगा इसमें दूसरा, घ्राणेंद्रिय पाल या लेटिकुलर लोब आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड? आंसर इसमें सही होगा तीसरा वाला, सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? किसके कारण नियंत्रित रहती है ग्लूकोज की मात्रा? तो हम सभी लोग जानते हैं इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। इसलिए जब शुगर की बीमारी हो जाती है, शुगर अधिक हो जाता है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन सही रूप से अगर देखा जाए तो एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है बताना है। आंसर सही होगा ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितने भी ये टॉपिक हैं, जो पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है, जो भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, सभी टॉपिक की वीडियो मेरे चैनल में लेक्चर सहित अपलोडेड है,
आप लोग जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता परजीवी होता है कि स्वपोषी होता है, मृतजीवी होता है कि परासरणी? गोबर छत्ता होता क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर सही होगा तीसरा, गोबर छत्ता मृतजीवी होता है, यानी मृतजीवी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये मृत पदार्थों को खाकर जीवन जीता है। ऐसे जीव जो मृत पदार्थों पर उगते हैं उन्हीं से अपना जीवन जीते हैं, मृतजीवी जीव कहलाते हैं। अच्छा, तो ये गोबर छत्ता है क्या? तो गांवों में जो मशरूम अपने आप उगाते हैं, जगह जगह पर आपने देखा होगा अपने आप उगाते हैं, उन्हीं को गोबर छत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितने प्रतिशत CO2 पाया जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सही होगा इसमें चौथा वाला, 0.03% CO2 पाया जाता है। आपको बता दें जो पहला ऑप्शन है 78 वाला, ये नाइट्रोजन होता है, यानी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो दूसरा ऑप्शन है 21% वाला, ये ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.3% होती है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से वायुमंडल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो छाया में उग आते हैं, पनपते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा तीसरा, सियोकाइट्स कहा जाता है, सियोकाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताना है। मुख्य श्वसन अंग यानी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फेफड़ा यानी लंग्स, नाक यानी नोज, ट्रकिया, क्लोम, कौन सा होगा? तो मनुष्य का मुख्य पूछा गया है, मुख्य होगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, दूसरा और तीसरा दोनों? आंसर सही होगा इसमें चौथा, दूसरा और तीसरा दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। जो टीबी है ये जीवाणु जनित रोग होता है, बैक्टीरियल डिसीज होती है। और किस बैक्टीरिया से टीबी होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा टीबी हो जाती है या क्षय रोग हो जाता है। और जो निमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और जो पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन, ये निम्न रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है। यह लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। और जो पक्षाघात है ये पैरालिसिस होती है, या जिसे कहते हैं अब लकवा मार गया, उसे ही पक्षाघात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है इसमें से? आंसर सही होगा इसमें चौथा, अमोनिया। आपको बता दें जो अमीनो अम्ल है, पहला वाला ऑप्शन, ये इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का के कुछ जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। और जो दूसरा वाला है यूरिक अम्ल, ये सूखे में रहने वाले कुछ कीट जो सूखे में रहते हैं, कुछ मोलस्क और पक्षी और अधिकांशतः सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। और जो यूरिया है ये मुख्य रूप से मनुष्य यानी स्तनधारियों में और अधिकांशतः मछलियों में, एम्फीबिया में पाया जाता है। और जो अमोनिया है ये प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, एनिलिडा, मोलस्का आदि में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आवश्यकता से अधिक अगर जल हो गया है पौधों में तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाहर निकालते हैं? वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से ऑप्शन सही होगा दूसरा, वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपिरेशन के द्वारा पौधे आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालते हैं। और जो अवशोषण है या एब्जॉर्प्शन है, ये जड़ों द्वारा जल अवशोषित करते हैं या खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं। जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण
जड़ों के द्वारा करते हैं। और जो उत्सर्जन है या एक्सक्रीशन है, पौधों में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं होता है, फिर भी किसी न किसी माध्यम से छाल के रूप में किसी न किसी माध्यम में खराब पदार्थों को निकालते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण है, इसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? जल प्लस CO2 को लेकर के C6H12O6 यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें पहला, पत्ती को, क्योंकि पत्ती की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट एक तरह से क्लोरोफिल जो होता है उसी के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो रंध्र रहते हैं। रंध्र को स्टोमेटा भी कहा जाता है। गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसमें रंध्र मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। और आपको बता दें कि अगर रंध्र के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं, स्टोमेटा के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने चित्र सहित अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है, लंग का शेप कैसे होता है? जो लंग हमारे होते हैं उनका शेप कैसे होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन से होगा तीसरा, शंक्वाकार होता है या कॉनिकल होता है। शंक्वाकार यानी कॉनिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन का पाचन है वो किस तरीके की अभिक्रिया होती है? आंसर सही होगा इसमें पहला, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण पूछा गया है। आंसर से होगा तीसरा, बेलिस तथा स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? पृथक्करण का नियम तो सभी लोग जानते हैं, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। और इस नियम के अलावा यानी पृथक्करण के अलावा इन्होंने स्वतंत्र अभ्युवन का नियम और प्रभावता के नियम, कुल मिलाकर के इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। प्रभावता का नियम, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम और पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर सही होगा इसमें पहला, लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। यहाँ पूछा गया था शब्द का प्रयोग किसने किया है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जनक किसे कहा जाता है जब पूछा जाएगा तब बताएंगे आप, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। और वो शब्द क्या था अगर पूछा जाए तो बताएंगे बॉटनिक शब्द था। वो बॉटनिक यानी BOTANIKH, ये ग्रीक शब्द था। इस ग्रीक शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में हम सभी लोग जानते हैं, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। कवक में माइकोलॉजी यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और विषाणु जो लिखा गया है, विषाणु विज्ञान के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पर्यावरण का अध्ययन पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें चौथा, पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और जो आनुवांशिकी है, इसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और जो वर्गिकी है, इसके अंतर्गत जीवों तथा पौधों को अलग अलग समूहों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर से होगा चौथा, वृक्षों के अध्ययन से है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, झाड़ियों के अध्ययन भी दे दिया है इन्होंने अलग और वृक्षों का अध्ययन दे दिया है अलग, जबकि डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा सही होगा चौथा वाला, वृक्षों के अध्ययन से। आप लोग अपना हिसाब लगाकर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा तीसरा, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। और जो एग्रोएस्ट्रोलॉजी है इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, यानी बोटेनिकल जो कल्चर होता है उससे संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें दूसरा, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान आप कह सकते हैं इसमें। अगर पहले वाले को देखा जाए ओलेरीकल्चर को, तो इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, साकी विज्ञान होता है ये, साकी विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का उत्पादन यानी फूलों का अध्ययन किया जाता है। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत कृषि विज्ञान है ये, यानी कृषि से संबंधित या कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर सही होगा इसमें दूसरा, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं, बीज, सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पीडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है या टैक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु कहाँ पर वृद्धि करेंगे? हमेशा जीवित कोशिका के अंतर्गत करेंगे। ऐसे वो बिल्कुल मृत के समान होते हैं, इसलिए विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो जीवित कोशिका नहीं पाते हैं तब तक वो एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इसमें आंसर होगा जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन, आंसर से होगा इसमें दो, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लीनियस, इनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस है। और जो डार्विन है ये जैव विकास के सिद्धांत को बताया था इन्होंने। और जो थियोप्रिस्टस हैं ये वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर सही होगा तीसरा, लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और जो रॉबर्ट कोच हैं इन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी इन्होंने हैजा और टीबी के जीवाणुओं को खोजा था। और जो लुई पास्चर हैं ये रेबीज के टीके की खोज इन्होंने की थी, रेबीज के टीके की। जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने सेल अथवा कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बीज तो बनते हैं, पुष्प नहीं लगते। आंसर से होगा चौथा, अनावृत बीजी कहलाते हैं। आपको बता दें, जो ब्रायोफाइट्स हैं ये वैस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं बनते हैं। और जो आवृत बीजी हैं इसमें बीज और पुष्प दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है। जीवाणु की साधारण आकृति पूछी गई है, साधारण यानी सिंपल, तो क्षण रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? सबसे छोटे आकार में तो गोलाणु कहलाते हैं, यानी बैक्टीरिया का शेप सबसे छोटा होगा, स्मॉल बैक्टीरिया कैसा होगा? गोलाणु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी बैक्टीरियल डिसीज का नाम बताना है इसमें। आंसर सही होगा इसमें दूसरा वाला, तपेदिक बैक्टीरियल डिसीज है। जबकि जो पीलिया है और चेचक है ये वायरल डिसीज होती है, वायरस के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। आंसर सही होगा पहला, एस्चेरेशिया कोलाई मानव की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है या जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। आंसर इसमें सही होगा चौथा, जीवाणुओं में अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। सन 1942 ईस्वी में वैज्ञानिक वॉक्समैन ने इस शब्द को पहली बार प्रयोग किया था, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बताना है। आंसर सही होगा पहला, माइकोप्लाज्मा। और इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा की होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग बताना है।
आंसर सही होगा दूसरा, हैजा जीवाणु के कारण होता है। इसमें से देखिए जो पेचिस दिया गया है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है और ये जीवाणुओं के द्वारा भी कभी कभी हो जाता है। और जो चेचक है ये विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला रोग बताना है। आंसर सही होगा कुष्ठ। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? हम सभी लोग जानते हैं विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। और जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने टीके किसके की, कौन से टीके? चेचक के टीके की खोज की थी। और जो लीनियस हैं इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है और वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? देखिए क्वेश्चन है भी, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण, दूध से जो दही जमता है बनता है उसका कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बना ले। तो शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि ये हरे होते हैं इसलिए स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग मूंगफली में टिक्का रोग होता है। बता दें कि 65 के बाद के 2 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, 66 और 67 मैंने हटा दिया है। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन इसमें दिए भी थे इसलिए वो हटा दिए गए हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो चौथा ऑप्शन से होगा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग तो विषाणु के द्वारा या कह लीजिए वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। और यह कैसे फैलता है? तो संक्रमित जानवरों की लार में रेबीज नामक जंतु पाया जाता है, जिसके कारण अधिकतर जो कुत्ता होता है उसकी लार में रेबीज जो जीवाणु होता है इससे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु या वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो अभी मैंने बताया था हाइड्रोफोबिया रोग कहलाता है। जैसे कई सारे प्रश्न आ गए हैं इसलिए मैंने बीच बीच से प्रश्न हटा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स क्या है? SARS तो ये विषाणु जनित रोग होता है। यदि इसके बारे में जानना है तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मेन टॉपिक पर ये नहीं है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसके पहले के 2 क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं, एक ही जैसे थे। और पूछा है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणुओं के द्वारा या वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी एल्गी की सेल जो होती है सेल वाल वो किस चीज़ की बनी होती है? तो एल्गी की सेल वाल क्यूटिन की बनी होती है, क्यूटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्प प्राप्त होता है? केल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल सागर है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है या एल्गी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है? देखिए यहाँ अगर अगर लिखा है लेकिन ये अगार अगार सही होगा। अगार अगार किससे प्राप्त होगा? तो शैवाल से या एल्गी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं, अलग अलग तरीके के पोषण होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो छाल पर कवक उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा दूसरा, कार्टिकोलस कहा जाता है, कार्टिकोलस। आपको बता दें कि जो गोबर पर उगते हैं उन्हें कोप्रोफिलस कहते हैं, कोप्रोफिलस। और जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें सॉक्सिकोलस कहा जाता है, सॉक्सिकोलस। चौथा वाला ऑप्शन चट्टानों पर उगते हैं सॉक्सिकोलस हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन कोप्रोफिलस जो है गोबर पर उगने वाले को कहा जाता है। और जो कॉर्टिकोलस है ये वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक या फंजाई होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इसी जैसा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल किस में नहीं होता है? तो कवक में या फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? सब्जी के रूप में बताना है तो इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि तो परमेलिया से मिर्गी की औषधि, यानी परमेलिया जो लाइकेन होता है इससे मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है और ये परमेलिया दक्षिण भारत में पाया जाता है, ये भी आपको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति तो टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट, एजोला एक जलीय फर्ण है, जलीय फर्ण। नेक्स्ट, निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोचिए, जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग करेंगे? पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। आंसर सही होगा इसमें दूसरा, एजोला को जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम बताना है। आंसर सही होगा पहला, टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं लेकिन जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, नेक्ट के रूप में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है, सिल्वीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल एक ही जैसा था। अगला है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो अपस्थानिक मूल। अगर मूलांकुर के अतिरिक्त कहीं अलग से जड़ें निकल रही हैं तो उन जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। जैसे पत्तियों से जड़ें निकल आती हैं, पौधे बन जाते हैं तो उन्हें अपस्थानिक मूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं और जो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं उन्हें मूसला जड़ें कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें जो मूलांकुर से विकसित ना हो, कहीं अलग से निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती हैं, जूसिया में श्वसन मूल मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा जड़ नहीं है? तो जो आलू है ये जड़ नहीं है, आलू तना होता है, स्टेम होता है, जबकि जो शकरकंद है, मूली है, गाजर है, ये सभी जड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है? आंसर होगा गन्ने में, यानी स्तंभ में भी जड़ें निकल आती हैं तो गन्ने में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें किस में विकसित होती हैं? आंसर सही होगा इसमें चौथा, मूलांकुर से। मूलांकुर यानी रेडिकल से जड़ें विकसित होती हैं। रूट किससे विकसित होती हैं? रेडिकल से। ऐसे जो प्रांकुर है इसको कैनुला कहा जाता है, ये तने को विकसित करता है। ऊपर जो पौधा होता है भूमि के ऊपर उसको प्रांकुर कहा जाता है, मूलांकुर भूमि के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर है एक, गाजर क्या है? जड़ है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो मोटी मोटी से जड़ें लटकती रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्तंभ मूल कहा जाता है, स्तंभ मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है या रहती है? आंसर से होगा दूसरा, जड़ें हमेशा रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? तो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है, पर्णकाय स्तंभ यानी पत्ती जैसा स्तंभ तना हो जाता है उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक तना है? कौन सा एक तना है? तो आलू एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है, भूमिगत रूपांतरित तना है आलू, इसे क्या कहा जाएगा? ट्यूबर कहा जाता है। तो ट्यूबर तो ऑप्शन में है नहीं, तो कंद को ही ट्यूबर कहते हैं, कंद को ही ट्यूबर कहा जाता है, चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है या राइजोम होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अदरक कौन सा है? तो अदरक राइजोम है। अदरक क्या है? तो अदरक भी राइजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पौधे जिनमें सभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेफ्लेक्सिया के द्वारा, यानी रेफ्लेक्सिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, लगभग 10 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में नर और मादा जनन अंग होते हैं जिनसे अगली पीढ़ी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा और खांसी में उपयोग की जाती है इफेड्रिन औषधि, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बाकी हवा, ताप, जल सब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका आंसर सही होगा दूसरा, साइकस में बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो केवल मूंगफली ऐसा पौधा है जिसके फल भूमि के नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग होता है? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? भरपूर लौह तत्व, तो जो हरी सब्जियां होती हैं इसी में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन 125वां है इनमें से वसा में कौन घुलनशील नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से गलत है। इसमें दूसरा और तीसरा यानी विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और प्रश्न में पूछा गया वसा में कौन घुलनशील नहीं है? तो विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील नहीं है, शेष जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं, यानी विटामिन ए और विटामिन डी वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आशा है आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।